थोड़ी देर में आगे करेंगे। और कहा कि सत्य का नकल नहीं हो सकता है और कविता ऐसी हो जो सद्मूल्यों पर आधारित हो। और आप जानते हैं पहले उन्होंने कहा है कि देवी आती है और आवेश, एक खास तरह का आवेश होता है, इसको कहा गया है दिव्य पागलपन, और कविता हो जाती है। यानी कविता ऐसी हो जो सबको, सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, किसी के मन में किसी भी तरह का जो प्रदूषण ना फैलाए, दूषित ना करे कविता, कविता शुद्ध करे मन। प्लेटो ये चाहते हैं। प्लेटो ऐसा क्यों कहते हैं कि कविता में, कहानी में अनुकरण हो ही नहीं सकता है। और जब मैं कविता कहानी कह रहा हूँ तो सिनेमा भी साहित्य का हिस्सा है। सिनेमा कैसे बनती है आप जानते हैं। सिनेमा समाज को आप देखते हैं, समाज को देखने के बाद जो घटना घटती है उसी को लेखक लिखता है, उसी को स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट में लिखता है, और वही सिनेमा होती है ना। तो एक तरह का नकल ही तो है, साहित्य नकल ही तो है। थोड़े दिन में आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी करेंगे आप लोग और डॉक्टर कहलाएंगे, डॉक्टरेट डिग्री मिलेगी भारतीय संविधान की तरफ से। तो पीएचडी में जो काम किया जाता है उसको हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च मतलब फिर से खोजना, फिर से आप क्या खोजते हैं, नया क्या है। क्या आप बिल्कुल एकदम ऐसी ऐसी नई चीज देने जा रहे हैं कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी स्थापित है एक चीज, उसमें से आपने कुछ नया जोड़ दिया या आपकी दृष्टि नए तरीके से उसको देख रही है। पीएचडी यही होता है, रिसर्च होता है, इन्वेंशन नहीं होता, आविष्कार आप नहीं करते हैं, ठीक है ना। किसी भी शोध में आप आविष्कार नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक नया आविष्कार कर रहा है। कोरोना वायरस का मान लीजिए वैक्सीन आ गई है या अभी बच्चों के लिए आ रही है, तो उन्होंने आविष्कार किया। आप आविष्कार नहीं करते हैं रिसर्च में, आप रिसर्च करते हैं, खोजी हुई चीज को ही दोबारा खोजते हैं और एक नए अर्थ के साथ उसको बताने की कोशिश करते हैं तर्कों के सहयोग से। तो अब देखिए अनुकरण वाली बात को हम आगे बढ़ाते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि अनुकरण तो सत्य का नहीं हो सकता। तो क्या प्लेटो अनुकरण का के विरोधी है? विद्वानों का कहना ही नहीं। प्लेटो अनुकरण या नकल का विरोधी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि अनुकरण को जो मना कर रहे हैं उसका कारण है कि काव्य में जब हम कोई कवि अनुकरण करना शुरू करता है, नकल करना शुरू करता है, तो अनैतिकता का भी नकल करने लगता है, अनएथिकल चीजों का नकल करने लगता है, बुरी चीजों का भी नकल करता है। प्लेटो उसके विरोधी है, यानी अनुकरण का विरोधी प्लेटो हैं, कट्टर विरोधी हैं। और उसके कारण यह है कि आप कोई नकल करता है, कॉपी करता है, तो बुरी चीजों का भी कॉपी करता है। प्लेटो उसके घोर विरोधी है। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है, अरस्तु में भी हम इसको पढ़ेंगे और अभी भी इस बात के लिए थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्लेटो ये कहते हैं कि सत्य, देखिए प्लेटो ने अभी भी कहा है ना, कविता में सत्य का अनुकरण नहीं हो सकता है। तो सत्य क्या है, ये सवाल आता है, दर्शन में बार बार सवाल उठता है, सत्य क्या है। तो प्लेटो ये कहते हैं कि सत्य जो है वो प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय मतलब आइडिया, प्रत्यय मतलब आदर्श, आदर्श के रूप में, एक विचार के रूप में, आइडिया के रूप में, है ना, पूरी सृष्टि में फैली हुई है। प्रत्यय जो है, आइडिया जो है, सृष्टि के कण कण में, है ना, आप उसको देख सकते हैं, नजरिया चाहिए। उसको देखने के बाद कोई व्यक्ति कोई किसी कलाकृति का निर्माण करता है और उस कलाकृति को देखकर कोई कवि कविता लिखता है। तो इस तरह से कविता सत्य से 3 गुना दूर हो गई, ऐसा प्लेटो कहते हैं। और चूंकि जो इतना दूर है सत्य से, उसकी कोई कदर नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से ज्यादा समझ पाएंगे जो बात अभी मैंने कही है। उन्होंने कहा है कि
लकड़ी का जो मिस्त्री है, बढ़ई इसको आप कहते हैं, वो मान लीजिए कुर्सी टेबल उसने बनाया, टेबल और कुर्सी का उदाहरण दिया, तो आप कहेंगे मेरे लिए एक बढ़िया सा टेबल और कुर्सी बना दीजिए पढ़ने वाला, तो कहेगा ठीक है मैं बना दूंगा, इतना पैसे लूंगा, बोले ठीक है बना दीजिए, और वो बहुत ही अच्छा सा एक टेबल कुर्सी बना दिया। ठीक है, प्लेटो कहते हैं उसके दिमाग में, उस मिस्त्री के दिमाग में ये बात कैसे आई कि ऐसे ही टेबल होता है, ऐसे ही कुर्सी होती है, यानी उसके दिमाग में जो बात आई है ना, वही सत्य है, वो ईश्वर है, और ये बात सृष्टि से उसको मिली है, चेतना से मिली है, यानी सबसे पहले चेतना में सत्य है, जिसको प्रत्यय कहा गया है, जिसको आइडिया कहा गया है, और उस चेतना या आइडिया को लकड़ी के मिस्त्री ने एक स्वरूप दिया टेबल और कुर्सी के रूप में, तो उसकी वो नकल, चेतना का वो नकल करता है। और कोई कवि हृदय व्यक्ति गया चाय पीने आपके यहाँ आया और कहा वाह क्या टेबल और कुर्सी है, बहुत सुंदर लग रहा है, फिर उसने कुछ कविताएं लिख दी, है ना, कितना सुंदर टेबल और कुर्सी है, चमचमाता हुआ, ऐसा लगता है राजा बैठे हैं, रानी बैठी है। तो कवि ने जो लिखा ना, वो टेबल को देखकर लिखा, और टेबल जिसने बनाया ना, वो ईश्वरीय चेतना में जो सत्य है उसका नकल किया। तो पहला जो सृष्टि करता है, पहला जो टेबल का निर्माता है, वो आइडिया है। अब आइडिया यानी ईश्वर, प्रत्यय, आदर्श, प्रत्येक रूप में, सारे प्रत्यय के रूप में यानी आइडिया के रूप में ये सत्य चारों तरफ व्याप्त है। इस आइडिया को लकड़ी के मिस्त्री ने मूर्त रूप दिया, और इस मूर्त रूप को कवि ने अपनी कविता में उतारा। यानी नंबर 1 जो क्रिएटर है वो कौन है? ईश्वर, प्रत्येक रूप में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। नंबर 2 क्रिएटर कौन है, निर्माता कौन है? लकड़ी मिस्त्री। नंबर 3 जो निर्माता है वो है कवि। तो 2 मतलब 3, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे दर्जे में आ जाता है। सत्य जो है तीसरे दर्जे में आता है। इसीलिए कविता का में जो जो जिसका चित्रण होता है ना, वो अनुकरणीय नहीं है, वो सत्य से 3 गुना दूर है। प्लेटो ये बात कहते हैं। ये है आपका प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। इसके पहले हमने देखा प्लेटो का काव्य देवी का सिद्धांत, और उसके पहले हमने देखा प्लेटो का व्यक्तित्व ऐसा कैसे बना, और व्यक्तित्व के पीछे जो कारण थे उसको हमने देखने की कोशिश की। सर जी 3 गुना दूर कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। पलंग वाला उदाहरण तो ठीक है, लेकिन अगर कविता और भी तरीके का, जैसे कि भाव पर होता है, जैसे विरह हो गया कविता, तो उसको ये पलंग वाला उदाहरण देके डिफाइन करेंगे। जी, विरह वाले कविता में बता रहा हूँ। कोई कवि विरह की कविता लिखता है, तो विरह कैसे पता चला कि विरह क्या होती है? कभी उसने दुख खुद भोगा हो, या किसी को दुख उठाते हुए देखा हो, किसी किसी व्यक्ति को बिछड़ने के बाद उदास देखा हो, किसी प्रेमी प्रेमिका को, जब तक वो नहीं देखेगा तब तक वो नहीं लिख पाएगा, या खुद जब तक वो नहीं भोगेगा तब तक वो नहीं लिख सकता है। विरह क्या है? एक छोटे बच्चे को आप जाके बोलिए, मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है, उसको ये बच्चे विरह वियोग श्रृंगार पर जरा कविता लिखो, तो क्या लिख पाएगा? वो नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि विरह उसकी दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि अब उसको प्रेम हुआ नहीं है। जिस प्रेम की स्त्री पुरुष के आकर्षण की बात बड़े जो जो करते हैं, कवि जो कर रहे हैं, वो बड़े होने पर वो चेतना विकसित होती है। एक छोटा बच्चा में वो चेतना नहीं है, इसलिए वह संयोग की भी अनुभूति नहीं कर सकता है। इसलिए संयोग के बाद ही वियोग होता है, तो वियोग की तो नहीं कर सकता है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो अगर बिछड़ता है तो उसको उसकी चुभन महसूस होगी, इसलिए वो कविता लिख सकता है। यह स्वयं भी हो सकता है, आप अपने में घटित हो सकता है, या किसी को देख कर भी आप पर्यवेक्षण शक्ति से उसके दुख को आप आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना वस्तु के, बिना विषय को देखे हुए आप
कोई भी चेतना आपके भीतर में नहीं आ सकती है। जो चेतना, जैसे विरह, अब मैं कह रहा हूँ जैसे विरह है, ये विरह जो है सबसे पहले ईश्वर की चेतना में है, तभी प्रेमी और प्रेमिका में विरह हुआ, और प्रेमी प्रेमिका के विरह को देखने के बाद कवि ने उसको कविता में, कहानी में उतारा। तो विरह में भी ये तीसरे दर्जे में तो हो ही गया। जैसे प्रेम का चित्रण है, तो किसी ने प्रेम किया ही नहीं है, प्रेम देखा ही नहीं है, तो वो प्रेम का चित्रण कैसे कर सकता है? विरह का चित्रण, किसी ने विरह भोगा ही नहीं है, विरह को देखा ही नहीं है, तो विरह का चित्रण कैसे कर सकता है? इसीलिए सूरदास के बारे ये सवाल उठता है कि सूरदास जरूर पहले देखते होंगे। जन्म से जो अंधा व्यक्ति है वो किसी बच्चे का हूबहू चित्रण कर ही नहीं सकता है। एक मत ये है। दूसरा मत है कि सूरदास आंखों वाले थे, एक बार उनको कृष्ण का दर्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि मैंने जिस आंख से ईश्वर को देखा है, अब इस आंख से दुनिया को नहीं देखूंगा। क्योंकि सूरदास जो वर्णन करते हैं, छोटा सा बच्चा घुटनों के बल, हाथों के बल चल रहा है और दही खा रहा है, और दही थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा गिरा हुआ है, जो लटे हैं उसकी थोड़ी सी इधर झुकी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, उसने क्या क्या माला पहन रखा है करधनी में, यानी कमर में, बहुत कुछ उसने लिखा है। तो बिना देखे आप कैसे वर्णन कर सकते हैं? ये आधुनिक युग में बड़ा सवाल है, और ज्यादातर लोग ये मानते हैं सूरदास ने कभी देखा होगा, बाद में ब्लाइंड हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ। प्लेटो ने कहा कि ये देवी प्रेरणा है कविता, ठीक है? तो जब कभी कविता लिखते हो या लिख रहे हो, तो ये तो देवी प्रेरणा से ही लिख रहे हैं, तो फिर उसे देश से बाहर क्यों निकाल देने के बाद कहा है? बिल्कुल बढ़िया सवाल है। प्लेटो, देखिए प्लेटो के पूरे चिंतन में द्वंद्व है। मैंने आपको पहले बताया, द्वंद्व मतलब कि ये सही कि उससे ये सही है। और उनके जो 20 ग्रंथ हैं, 20 देखेंगे, 28 जो ग्रंथ है उसमें 27 में आप देखेंगे द्वंद्व चल रहा है, बल्कि 28 में जो पत्र उसमें, यानी परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। पहला का आपके सवाल का पहला उत्तर तो ये है। दूसरा ये है कि जब देवी ही कविता लिखवा रही है ना, जब देवी ही कविता लिखवा रही है, तो फिर प्लेटो को डर किस बात का लग रहा है? जो भी कविता लिखेगा देवी लिखवा रही है, तो सब कुछ आदर्श होगा। लेकिन प्लेटो के मन में ये भी डर है कि लोग नकल कर सकते हैं, यानी सच, मतलब उनका ये कहना है कि जो असली कविता है वो तो देवी लिखवाती है, लेकिन भाइयों आप नकल ना करें। अगर आप नकल करते हैं देवी का अपमान होता है, और आप अनैतिक चीजों का नकल करते हैं। ये 2 कारण है। क्लियर हो पाया? सर पता कैसे चलेगा कि वो नकल कर रहा है कि देवी प्रेरणा से वो लिख रहा है? हाँ सर, एक तरफ आपने कहा कि देवी प्रेरणा से लिखा जा रहा है, और एक तरफ कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस की जरूरत है, या खुद एक्सपीरियंस करे या बाहर से माने कोई का देख कर करे, तो दोनों तो कंट्रोवर्सी हो गया ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस करके लिखने नहीं बोल रहा हूँ। प्लेटो को मानना है कि बिना देवी प्रेरणा के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। जो जब देवी प्रेरणा का पागलपन उसके दिमाग में आता है तभी वो कविता करता है। ऐसे तो हर ही आदमी कविता कर लेगा। ऐसे तो हर ही आदमी कविता करेगा। जी बिल्कुल। और कविता तो ज्यादातर, काव्य तो ज्यादातर लोग अनुकरण करके ही करते हैं, मतलब नकल ही करके करते हैं। जी, लेकिन प्लेटो का मानना है कि नकल नहीं करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नकल कर रहा है कि देवी प्रेरणा द्वारा लिखा जा रहा है? कैसे पता? ये तो फीलिंग है। मैं जवाब दे रहा हूँ। प्लेटो, एक्चुअली प्लेटो का उद्देश्य क्या है? प्लेटो ये चाहते हैं कि भाई अनैतिक चीजों का नकल आप मत कीजिए, नकल करके आप कविता मत लिखिए, क्योंकि आप नकल करेंगे तो गलतियां होंगी। इससे आप साहित्य और कविता को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप मत लिखिए। कला और साहित्य प्लेटो के लिए मतलब काव्यत्व का सवाल नहीं है, वो जीवन का सवाल है, वो दर्शन का सवाल है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर समाज सुधरेगा तो अच्छी कविता से सुधरेगा। इसीलिए कोई कवि मत बने
और तब कह रहे हैं कि कविता लिखना आसान काम नहीं है, कविता तो ईश्वर लिखवाती है। इसलिए अगर आपके अंदर सचमुच ईश्वर तो नहीं आता है तो आप मत लिखिए। दोनों बातों में आप जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति कविता लिख रहा है, और उसको कैसे पता चलेगा कि देवी ने लिखवाया है कि अपने आप को लिख रहा है? आपका ये सवाल है। प्लेटो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपके अंदर देवी नहीं है, आप नकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि देखो आदर्श स्थिति क्या होती है, कि उन्होंने कहा कि कविता जो है वो देवी की प्रेरणा से लिखी जाती है। ये बड़ी महान चीज है, क्योंकि इससे आने वाला समाज और पीढ़ी दर पीढ़ी नैतिक होगा। तो नैतिक बनाने की जिम्मेवारी कवि के ऊपर है। इसलिए उसको उन्होंने जोड़ दिया ईश्वर से। यानी काव्य लिखना एक सीरियस काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसलिए सभी व्यक्ति इसकी जरूरत ना करें, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के कविता ना लिखें, ये उन्होंने कहा। प्लेटो ऐसा नहीं कह रहे कि देखें जरा आपके कविता में देवी है कि नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जैसे कि अभी मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं तो शायद समझ में आए थोड़ा सा। सर, कबीर की जो बाणी है वो समाज को मैसेजिंग मतलब मैसेज करने वाली बाणी है, तो उससे तो को ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसे कि जूही की कली निराला की उस टाइप की कविता को ये मुझे लग रहा है इस टाइप की कविता नहीं करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। ऐसा तो प्लेटो का सोच है, क्योंकि वो तो दार्शनिक है ना, दार्शनिक को साइड में रख के सोचना पड़ेगा ना। सपना है आदर्श राज्य का, वो दार्शनिक आदर्श हो, उसके लिए कविता ऐसी होनी चाहिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं ठीक है, नहीं ये क्लास सी है और डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम एक देखिए कोई भी व्यक्ति, इस बात को तो मेरी तरफ से गांठ बांध लीजिए सभी, मैं भी इसको बांधता हूँ, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ विश्वास के साथ कि ज्ञान जो है ना लिमिट है ही नहीं, ज्ञान असीमित है। नॉलेज जो है इन्फिनिट है, निरंतर चलता आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ और परिवर्तित होता जाएगा आने वाले समय में भी। तो प्लेटो ने जो कहा वही आखिरी सत्य है, ऐसा भी हम में से किसी को नहीं मानना चाहिए। प्लेटो के बाद देखिए अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत को उलट दिया, पूरी तरह उलट दिया। अरस्तु के सिद्धांत को आने वाले विद्वानों ने उलट दिया, और नई समीक्षा में जो बातें कही जा रही है वो प्लेटो और अरस्तु से बिल्कुल अलग है। अभी आप देखेंगे कॉलरिज ने जो बातें कही, ड्राइडन जी। सर उस टाइम का माहौल, ये एथेंस का माहौल ऐसा था जिसके कारण प्लेटो का जो मत था वो द्वंद था। कभी वो कहता था कि मैंने कविता ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका जो गुरु थे सुकरात को उन्होंने एथेंस का जो राजा था उन्होंने जहर देके मार दिया था। इसीलिए वो जो चीज देखे थे बचपन से वही तो वो बोलेंगे ना। लेकिन तो हम प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे। प्लेटो रिपब्लिक या आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता थे। ये प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे। अब प्लेटो कवि को हेय दृष्टि से इसलिए देखते थे क्योंकि कवि कल्पना को महत्व देता था। आदर्श राज्य के गठन के लिए कवियों को मतलब कलाकारों को उससे बाहर रहना चाहिए, क्योंकि कवि मनोरंजन के लिए कविता लिखती हैं। अब प्लेटो यथार्थ उस समय चलिए आपकी बातों पर सहमत हुए, बट एक बात है तरन्नुम जी, आपके बात पर सहमत हैं, पर एक बात है तो वो अपना तर्क रख सकते थे, सीधा सीधा भगवान को खींचने की क्या जरूरत था कि ये देवी प्रेरणा है। हाँ आदर्श कविता लिखे, ये होना चाहिए था। देवी दिव्य पागलपन है, जो दिव्य पागलपन में जाएगा डिवाइन इंसेनिटी, वही सही तरीका से लिख सकता था। जो कल्पना को जोड़ेगा जो कभी वो ताज्य था, वो बाहर निकालो, क्योंकि आदर्श राज्य के लिए कल्पना नहीं चाहिए। क्या होता है कहानी में अच्छे लोग को सजा दिया जाता है, बुरे लोग को ऊंचा बनाया जाता है। ये नहीं चाहते थे प्लेटो। और उस समय दास प्रथा भी थी, लड़कियों के साथ औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था उस समय प्लेटो ने। सर आगे बढ़ाइए, हो गया। कविता लिखा जा रहा है सर, प्रकृति सर पढ़ाइए, सर पढ़ाइए, सर क्लास कीजिए सर। जी आगे बढ़िए। जी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हाँ। जी हाँ नहीं फिर भी सबका स्वागत है। देखिए ज्ञान
वही है जिसमें कि जानने की बहुत इच्छा हो, और ये सार्थक बहस होनी भी चाहिए। लेकिन वही है नीतीश जी का भी कहना कि समय सीमा बंधी हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें मजा आएगा आप सबको। और मैं तो सबको यही कहूँगा, जैसे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि आप प्लेटो का खूब अध्ययन कीजिए और एक अलग मत दीजिए, ताकि आप भी उन विद्वानों में शामिल हों कि प्लेटो के सिद्धांत के ऊपर आपका एक और सिद्धांत आए। पर मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है और अपने बुद्धि की सीमा से एक मत को स्थापित करता है, अगला व्यक्ति उस मत को जोड़ता है, तोड़ता है, आगे बढ़ाता है, और निरंतर ये प्रक्रिया चलती आ रही है। आज जो सच है वो कल फिर बदल जाएगा, परसों फिर बदलेगा, और साहित्य में इसकी निरंतर संभावना रहती है, और इसी को हम साहित्य कहते हैं, संवेदना कहते हैं। हम भी बदलते हैं, हम बदलते हैं, इसलिए साहित्य बदलता है। तो प्लेटो ने जो कहा हम उसको समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लेटो को हम आप गलत ठहरा सकते हैं, सही ठहरा सकते हैं, तो कुछ कमियां उसमें निकाल सकते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। बुद्धि की पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आप प्लेटो के सिद्धांत को जोड़ जरूर सकते हैं, और यही विद्वता भी है। लेकिन तो, सर हाँ, लेकिन सर तब हम कर सकते हैं जब हमसे पूछा ये क्वेश्चन हो कि प्लेटो के ऊपर आपके विचार क्या है। अगर ये क्वेश्चन है कि प्लेटो का सिद्धांत क्या था, प्लेटो काव्य के बारे में क्या सोचते थे, तो हमें वही लिखना होगा जो प्लेटो सोचते थे। एग्जैक्टली तुलिका जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम इस पढ़ाई का उद्देश्य यही कि आपके दिमाग में आलोचकीय क्षमता को विकसित किया जाए। जब विकसित हो जाएगी तो सिद्धांत तो आप जानेंगे ही, क्योंकि विद्वान यही तो करते हैं, कुछ अपना मत जोड़कर एक उसमें एक सिद्धांत बना दिया, आर्टिकल लिख दिया, किताब लिख दी। क्योंकि धीरे धीरे हम उधर जा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य आपके आलोचकीय क्रिटिकल माइंड को डेवलप करना है, ताकि आप किसी भी विषय पर इसी तरह सोच सकें। धन्यवाद। आगे चलते हैं। प्लेटो का जो अनुकरण, मतलब अभी तक जो हमने बातचीत की, उसमें अब हम एक हेडिंग को लेते हैं और थोड़ा सा और एक दो पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं कि जो वास्तविकता है और उसका आभास है ना, रियलिटी क्या है और उसका अपीयरेंस यानी आभास क्या है, इस पर प्लेटो क्या सोचते हैं। जैसे अभी कहा कि अनुकरण किसका होता है, रियलिटी का होता है, और आभास को कैसे करता है, इस पर एक दो पॉइंट समझ लेते हैं। किताब में इस पर लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स में इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे पलंग का उदाहरण दिया, एक पलंग है आपके कमरे में, उस पलंग के आप एक कोने में खड़े हो जाए, है ना, चार पैर होते हैं पलंग के, एक कोने में खड़े होकर, थोड़ा दूर खड़े होकर पलंग को देखें, उसकी आकृति अलग नजर आएगी। फिर अगर इस तरह का पलंग है तो आप यहाँ पर खड़े हो जाए, बीच में आप ऐसे देखें, या फिर आप ट्रायंगल करके देखें, या आप ऐसे लेट के देखें, पलंग का शेप बदलेगा। तो क्या पलंग की आकृति में कोई गड़बड़ी है? नहीं, आकृति में गड़बड़ी नहीं है, आपके देखने की दृष्टि में गड़बड़ी भी मैं नहीं कहूंगा, देखने की दृष्टि अलग है। हमारे यहाँ तो एक कथा भी है, अंधे मित्र थे, उनको हाथी को टच कराया गया, किसी ने सूंड को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, किसी ने पैर को छुआ, सब ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने कहा ये केले का पेड़ है, किसी ने कहा ये झाड़ू है, किसी ने कहा ये सूप है। हाथी वही हाथी है, आप खुली आंखों से देखेंगे तो आपको हाथी दिखाई देगा, लेकिन आपका जो अनुमान है, आपका जो अनुभूत सत्य है, वो अलग हो जाता है। साहित्य में एक शब्द है दृष्टिकोण, और एक शब्द है दृष्टि। दृष्टि मतलब देखना, उसी से बना है दर्शन। देखना मतलब खुली आंखों से देखना, लेकिन जब आप खुली आंखों से देखते हैं ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई सब कुछ देता है, पर कुछ ग्रास्प नहीं होता, यानी कुछ आपके भीतर उस तरह से कोई एक चीज नहीं घुसती है। दृष्टि कोण बनाकर जब आप देखते हैं, एक कोण बनाते हैं, एक एंगल। जैसे मान लीजिए हम कोई किसी खास चीज को देखते हैं ना, तो एक आंख बंद करके देखते हैं। जब आप बंदूक पर निशान लगाते हैं ना, बैलून फोड़ने वाले बंदूक पर, तो आप ऐसे करके निशान लगाते हैं, एक एंगल लेते हैं, तब आप एक पर्टिकुलर एक चीज को देख पाते हैं। अर्जुन ने जब निशान लगाया तो एकदम वहीं पर निशान लगाया, एक आंख को बंद करके देखा जाता है। आप देखेंगे हमारे जो शूटर होते हैं, ओलंपिक खेलने जाते हैं, उसमें आंख को बंद कर दिया जाता है और इस तरह किया जाता है। घोड़े
चलाने वाले को देखेंगे, घोड़े की आंखों के पास इस तरह की एक पट्टी जैसी दोनों तरफ से ऐसी होती है, यानी घोड़ा इधर उधर ना देखे, वो सीधा देखे और सीधा जाए। तो एक एंगल आप देते हैं, जब आप जीवन को एंगल देते हैं ना, एक कोण देते हैं, तो आपको वो चीज उस तरह दिखाई देने लगती है। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सबके विचार अलग अलग है, और ये बहुत हैरानी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई किसी विचार को मानता है, उसके लिए खून खराबा करने को रेडी है, जान देने को तैयार है, तो किसी विचार को मानता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि के कोण में फर्क है, आपके देखने के नजरिए में फर्क है, चीज वही है। तो प्लेटो ने इसी बात को समझाते हुए कहा, जिस तरह से पलंग के अलग अलग कोणों से आप खड़े होकर देखेंगे तो पलंग की आकृति अलग अलग दिखाई पड़ेगी, है ना। तो वास्तविकता और आभास में फर्क है, वास्तविकता अलग है, यानी आपको वास्तविकता को जानना पड़ेगा, आभास को मत जानिए, क्योंकि आभास को जानने से अनैतिकता फैलने का खतरा हो सकता है, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है। तो उन्होंने ये कहा कि ये सवाल उठाया कि जो कवि होता है क्या अपनी कविता में उसी चीज का अनुकरण करता है और वैसा ही अनुकरण करता है जैसी वो चीजें हैं, या कि अनुकरण जो है केवल तथ्य और कल्पना पर आधारित होता है? ये बड़ा सवाल है। यानी कोई अनुकरण करता है तो क्या सचमुच उस चीज का अनुकरण वैसे ही करता है जैसा एज इट इज वो है, जैसा हूबहू वो है, क्या उसी तरह अनुकरण करता है, या कि फिर उस तथ्य को ले लिया और फिर कल्पना मिला के कुछ ना कुछ बना दिया? अगर वो कुछ ना कुछ बना रहा है कल्पना से, तथ्यों के आधार पर, तो ये गड़बड़ी है, ये अनैतिक हो सकता है और समाज से बिगड़ सकता है ना, ये समाज से बिगड़ सकता है। जैसे आजकल आप लोग शोध के विद्यार्थी हैं, एमए के बाद आप विद्यार्थी नहीं हैं, एमए के बाद आप शोधार्थी हैं। एमए तक फिर भी पढ़ाई होती है, लेकिन आजकल भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में एमए में भी कुछ पेपर शोध पत्र आपको देने पड़ेंगे, कुछ रिसर्च पेपर कई जगहों पर सिलेबस में लगा दिया गया है, यानी आप शोधार्थी हैं, याद रखिएगा। जब आप शोध करेंगे ना, तो आपको एक शब्द मिलेगा प्लेगरिज्म, यानी नकल। हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो हमें एक कमिटमेंट देना पड़ता है, किताब लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, है ना, तो एक शपथ पत्र देना पड़ता है। मेरी 3 पुस्तकें हैं, मुझे शपथ पत्र देना पड़ा है। मेरी 4 अनुवाद की किताबें हैं अंग्रेजी से हिंदी में, मुझे शपथ पत्र देना पड़ा है। मेरी नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में कुछ आर्टिकल आती है, हर बार शपथ पत्र देना पड़ता है और साबित करना पड़ता है उसमें। हम जब फॉर्म कहीं भरते हैं तो आप इसमें कितना आपका नकल है, कितना आपका मौलिक है, प्लेगरिज्म का परसेंटेज कितना है, 0 to 10, 10 to 40, 40 to 50, 50 to 60, above 80, ऐसा। यानी आपसे वो ये करार करवाते हैं कि आपने इसमें कितना नकल किया है, कितना मौलिक है। ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने एक बार यूजीसी की सेक्रेटरी में मैडम थी, उनसे पूछा, मैडम परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ तो ये खतरा हो सकता है भाई, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ किसी और ने सोचा होगा, तो नकल हो जाएगी, और नकल होते साथ मशीन उसको फाइंड आउट कर लेती है। प्लेगरिज्म इतना, ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया है, फिर आपके ऊपर केस चल सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है आपके ऊपर। ऐसा हो चुका है, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है भारत में। तो कैसे प्लेगरिज्म को हम ठीक करें, कैसे मौलिक लिखें? तो उन्होंने बहुत सिंपल सा बच्चे की तरह ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए एक बार आप किसी चीज़ को पढ़ लीजिए और उसको ढक के फिर मत देखिए, फिर लिखिए, अपने आप मौलिक हो जाएगी चीज़, है ना। आइडिया, है ना, कॉपीराइट एक्ट जो है ना, बहुत खतरनाक है। करोड़ों रुपए का मानहानि का दावा हो सकता है, जेल आप जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें प्लेटो भी कह रहे हैं कि आप नकल कितना कर रहे हैं, वास्तविकता का आप कितना हिस्सा ले रहे हैं, कितना आप कल्पना डाल रहे हैं, ये चिंता है प्लेटो की। इसलिए वो कहते हैं कि कवि जो है अनुकरण कितना करता है, क्या वही करता है जो कि हूबहू जो सच है उसको दिखा पा रहा है वो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो सच नहीं है
या उसमें अपनी कल्पना पे छौंक मार दिया है, तब तो चीजें बिगड़ जाएंगी। ये इसको लेकर प्लेटो बहुत चिंतित है। और वो कहते हैं कि अनुकरण करते समय वह ऐसी कल्पना को मिला देता है जिस पर पहले तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, और यदि विश्वास किया भी जाए तो ये धोखे जैसा लगता है। ऐसा उन्होंने अपने संवाद में लिखा है। तो उनकी मूल चेतना को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। प्लेटो कहाँ डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, और क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटो कहते हैं कि कवि या कलाकार जो होते हैं वो सच्चे सत्य की अभिव्यक्ति जो कवि या कलाकार नहीं करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी उनको जो फॉलो करते हैं वो अज्ञानी होते हैं। मतलब अगर आपने किसी कवि को वाह वाह कर दिया बिना जाने, तो आप भी मूर्ख हैं, ये कह रहे हैं। यानी इतना उन्होंने अनुशासन का नियम इतना कड़ा कर दिया कि अगर आपको सही नहीं करना है तो गलत भी नहीं करना, मत ही कीजिएगा। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। और एक लास्ट में एक उदाहरण इस संदर्भ में देते हैं। वैसे तो लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। वो कहते हैं कि क्या मृत्यु का या शोक का, है ना, हूबहू अनुकरण किया जा सकता है? ये सवाल उठाते हैं। नहीं, इसका उत्तर है नहीं। क्या जो सचमुच जो मरता है, क्या उसका अनुकरण आप कविता में कर सकते हैं कि वो मर गया? मरने पर जो उसने फील किया, उस फील को आप लिख सकते हैं कविता में? ये बहुत बहुत ही बड़ी बात वो कहते हैं। और उसका उत्तर शायद वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना मुश्किल है। इसीलिए जो सत्य है ना, वो सिर्फ ईश्वर के मस्तिष्क में है, ईश्वर के मस्तिष्क में है। तो इस बात कहते हैं। फिर भी वो कहते हैं, जैसे इन्होंने देवीदास जी की मोबाइल से इन्होंने कहा कि सर में फर्क क्या है। मतलब सत्य एक तरफ तो कहने कवि को देवी प्रेरणा कहते हैं और फिर डरा भी रहे हैं। वो खुद ही द्वंद में चल रहा है, लेकिन वो ये मानकर चल रहा है कि कम मतलब अनुकरण में मिलावट ना हो, नैतिकता में कोई घालमेल ना करे, नैतिकता शुद्ध रूप से मतलब फैले, विकसित हो। ये उनका मुख्य रूप से उनका मकसद है। अब कविता और दर्शन के संबंध में 2-4 पॉइंट्स हम बात करेंगे अभी कि दरअसल प्लेटो, है ना, संस्कार से तो कवि है, लेकिन शिक्षा और परिस्थिति से वो दार्शनिक है। संस्कार से कवि है, हृदय से कवि है, लेकिन जो परिस्थिति थी और जो उनकी शिक्षा थी, सुकरात के शिष्य थे, तो वो दार्शनिक बन गए। तो दार्शनिक और कवि के बीच में जो द्वंद्व है ना, वो आप देख रहे हैं। ये द्वंद्व दार्शनिक और कवि के बीच का द्वंद्व है। और हम आखिरी हिस्से में इसमें आते हैं कि मतलब मोटी मोटी चीज हमने समझ लिया, उससे कुछ बहुत विशेष चीज नहीं छूट रही, इसलिए मैं आपको टेक्स्ट को देख रहा हूँ आपका कि मतलब इन कंक्लूजन अगर हम बात करें प्लेटो पर, तो प्लेटो का काव्य विषयक जो विरोध है वो साहित्य से अलग नैतिक प्रतिमानों से प्रेरित है। यानी अगर मतलब मैं कह रहा हूँ कि काव्य का जो विरोध कर रहे हैं वो दरअसल कविता का विरोध नहीं कर रहे हैं। कविता में जो अनैतिकता का तत्व जो बहुत तेजी से जो आ रहा है ना, उसका वो विरोध कर रहे हैं। कविता में जो नैतिकता का तत्व तेजी से उसका लेन देन हो रहा है, नकल हो रहा है, उसके विरोधी है। दूसरी चीज कि काव्य सृजन, प्लेटो मानते हैं काव्य सृजन ईश्वरीय उन्माद है। मुझे 1 मिनट एक जरूरी कॉल ले।
सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैंने वो किया था। अच्छा अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? जी हाँ सर हाँ, तो प्लेटो का मतलब अगर आप कंक्लूजन में हम बात करें, निष्कर्ष के रूप में बात करें, तो साहित्य के विरोधी नहीं है प्लेटो, कविता के विरोधी नहीं है। कविता में जो नैतिक चीजें हैं ना, उसको लेकर बहुत सजग है, इसलिए अनैतिक चीजों के विरोधी है। साहित्य के रास्ते जो अनैतिक चीजें आ रही हैं उनके विरोधी है। दूसरी चीज है, वो ये मानते हैं कि कविता का जो सृजन करना है वो ईश्वर के उन्माद के कारण होता है, मनुष्य नहीं लिख सकता है कविता। इसलिए अगर कोई नकल करने की कोशिश करे तो खबरदार वो ना करे, वो ना करे। तीसरी चीज है, प्लेटो का जो ऐसा मत है कि साहित्य नैतिक पक्ष को मजबूत करता है, कविता नैतिक पक्ष को मजबूत करता है। और चौथी चीज है कि उनकी दृष्टि में सुंदर कौन है? सुंदर वही है जो सत्य और शिव से संपन्न हो। सुंदरता के लिए अनिवार्य है कि उसमें सच हो, सत्य हो और वो शिव से संपन्न हो। भारत में, भारतीय परिकल्पना में भी तो हम ऐसे कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और इन तीनों को मिलाकर ही हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, जिसमें जो सत्य नहीं है हमारे लिए सुंदर नहीं है, जो शिव नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, वो हमारे लिए सुंदर नहीं है। ठीक है, तो शिवम तत्व, सत्य तत्व को मिलाकर ही सुंदर की परिकल्पना भारतीय राष्ट्र भी करते हैं। प्लेटो भी कुछ वैसी ही बातें करते हैं। प्लेटो की बातें हम यहीं पर रखते हैं। हमने दो बड़ी चीजों को समझने की कोशिश की, पहला काव्य देवी का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, और उसके पहले उसकी दृष्टिकोण। ये मुख्य रूप से तीन चीजें प्लेटो में आती हैं। क्योंकि अरस्तु वाली बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि बस और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझाने की, क्योंकि इसी के सारी काट अरस्तु करते हैं। जल्दबाजी बना करके हम कल करेंगे, कल 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सूचना है, कल मैं आपको नीतीश जी या किसी को भी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। संभवतः कल की क्लास मतलब थोड़ी कम उम्मीद है हो पाएगी। वजह यह है कि बहुत अर्जेंट एक मीटिंग है, और जो 10 बजे से चलेगी 4:30 बजे तक लगभग। तो मैं आपको उसके बारे लगभग मैं 2 बजे सूचना दे दूंगा, 1 से 2 के बीच में, कि मीटिंग कितनी चलेगी। कि उस मीटिंग में मैं भी हूँ कमेटी में, तो 5 बजे तक भी चल सकती है आगे। अगर 5 बजे से पहले खत्म हो गई तो क्लास होगी, नहीं तो कल वाली क्लास किसी और दिन एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है जी जी सर।